अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कैन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो हमारी होगी उर्दू ज़ुबान की तदरीस पर बेस होगी। उर्दू ज़ुबान में हम देखेंगे कि उसके उर्दू तदरीस के मक़ासिद क्या हैं, उसकी अहमियत क्या है, इसके अलावा मादरी ज़ुबान की अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, किस आर्टिकल में मादरी ज़ुबान या का जिक्र किया गया है और सह लिसानी फार्मूला जो किस समिति और किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें, इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो हमारी ख़ास CTET के लिए है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो TET होता है उसी के लिए है, और जो शिक्षक भर्ती आने वाली है जनवरी फरवरी में, इसके लिए भी अहम होगी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। मादरी ज़ुबान की अहमियत और अफादी। मादरी ज़ुबान क्यों ज़रूरी है और क्यों अहमियत रखती है। देखिए, आमतौर पर घर में बोली जाने वाली ही ज़ुबान को हम मादरी ज़ुबान कहते हैं। आमतौर पर घर पर बोली जाने वाली ज़ुबान ही बच्चे की मादरी ज़ुबान होती है, जिसे वो सुनता है और बोलता है। यही ज़ुबान उसकी ज़हनी नशोनुमा में अहम मददगार होती है। मादरी ज़ुबान बच्चों में दूसरी ज़ुबान की बनिस्बत घर की ज़ुबान बआसानी और दिलचस्पी से हासिल करने की क़ुव्वत होती है। यानी दीगर ज़ुबानों की बनिस्बत हम आसानी से अपनी मादरी ज़ुबान में कोई चीज़ हमें बताई जा रही है या समझाई जा रही है तो हम उसे आसानी से सीख लेते हैं। तो बनिस्बत दीगर ज़ुबान, मादरी ज़ुबान के ज़रिए आपस में जो आसपास के माहौल से भी हम ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं अपनी मादरी ज़ुबान की बिना पर, और मादरी ज़ुबान के ज़रिए हम अपने ख़यालात को बहुत अच्छे अंदाज में इजहार भी कर सकते हैं। मादरी ज़ुबान की तालीमी एतबार से भी बड़ी अहमियत है। मादरी ज़ुबान मुख्तलिफ़ मौज़ूआत व मज़ामीन की तालीम का अहम ज़रिया भी है। मादरी ज़ुबान के ज़रिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की मालूमात जल्दी और बआसानी से हासिल हो जाती हैं। अगर कोई चीज़ की मालूमात हमें हासिल करना है तो हम मादरी ज़ुबान में हासिल करेंगे तो वह हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी, और हासिल शुदा जो नए इल्म को तालिब इल्म अपनी ज़ुबान में बखूबी वाज़ेह भी कर सकता है। मादरी ज़ुबान में हम कोई भी तालिब इल्म अपनी मादरी ज़ुबान में मालूमात को बआसानी हासिल भी कर सकता है, और जो मालूमात हमें हासिल हुई उसे बआसानी दूसरों को भी बखूबी समझा सकता है। समाजी मसावात कायम करने में भी मादरी ज़ुबान अहम रोल अदा करती है। गर्ज़ मादरी ज़ुबान से तालिब इल्मों को अपने बुज़ुर्गों के कारनामे, समाजी और तहज़ीबी तरक्की, मुल्क की तारीख़ का पता भी चलता है। मादरी ज़ुबान इज़हार ज़ात का बेहतरीन ज़रिया है। तहज़ीब व तमद्दुन को समझने के लिए मादरी ज़ुबान बड़ी अहमियत रखती है। किसी भी तहज़ीब व तमद्दुन को समझने के लिए मादरी ज़ुबान अहमियत रखती है, और मादरी ज़ुबान इज़हार ज़ात का भी बेहतरीन ज़रिया होती है। अगर ज़ुबान का वजूद नहीं होता तो तहज़ीब व तमद्दुन की नशोनुमा में भी रुकावट होती। लिहाजा अदब व तहज़ीब को कायम रखने के लिए तालिब इल्मों को मादरी ज़ुबान की तालीम दिलाना निहायत ज़रूरी। इस ज़रूरत के पेश नज़र हिंदुस्तान के आइन में भी मादरी ज़ुबान की अहमियत को तस्लीम किया गया है। यहाँ से कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, उसी पर हम बात करेंगे। वज़ीराए तालीम के 1949 में हुए इज्तिमा की करारदाद
میں مادری زبان کا مطلب اس طرح دیا گیا ہے۔ 1949 میں جو وزرائے تعلیم کی قرارداد ہوئی تھی اس میں مادری زبان کے تعلق سے بتایا ہوا ہے کہ مادری زبان وہی زبان ہوگی جو ماں باپ یا سرپرست کے ذریعے مادری زبان کا اعلان کیا جائے گا، یعنی گھر میں جو ماں باپ بچے کے ماں باپ یا بڑے لوگ بولیں گے وہی مادری زبان ہوگی، اس کا اعلان کیا گیا وزرائے تعلیم کے 1949 میں ہوئے اجتماع کی قرارداد میں۔ تو یہ اہم پوائنٹ ہے، اسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے آئین کے مطابق سبھی ہندوستانیوں کو اپنی تہذیب و تمدن کی حفاظت کرنے کے لیے خصوصی سہولیات دی گئی ہیں۔ اس کے مطابق اقلیتوں کو بھی ان کی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب آرٹیکل ہیں، اس میں کون کون سے آرٹیکل میں مادری زبان کے تعلق سے کیا کیا بات کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس کے دیکھیں گے۔ اس کے تحت آئین ہند کے آرٹیکل یاد رکھیں آپ، آرٹیکل سے کوشچنز بن سکتے ہیں۔ تو آرٹیکل ہے یہاں پہ دیا ہوا، اس کے تحت آئین ہند کے آرٹیکل 29A اور B، 29A اور B یہ آرٹیکل ہے۔ تو اور آرٹیکل 30AB میں اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے۔ تو کس اقلیتوں کے مفادات کے تحفظ کی بات کس آرٹیکل میں کی گئی ہے، اس طرح سے کوشچنز بن سکتا ہے۔ تو آرٹیکل 29A اور B میں اور 30AB میں، تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آرٹیکل 29A کے مطابق ہندوستان یا اس کے کسی حصے میں رہنے والے شہریوں کا کوئی طبقہ جس کی اپنی علیحدہ زبان یا رسم الخط یا ثقافت کو یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اسے برقرار رکھے۔ آرٹیکل 350A میں یہ تحریر ہے کہ ابتدائی تعلیم کے لیے مادری زبان میں تدریس کا انتظام ہو۔ تو مادری زبان کی ابتدائی تعلیم کے لیے مادری زبان میں تدریس کا انتظام ہو یہ کس آرٹیکل میں کہا ہے، تو یہ آرٹیکل 350A میں یہ تحریر ہے کہ ابتدائی تعلیم کے لیے مادری زبان میں تدریس کا انتظام ہو۔ ہر ریاست اور ہر ریاست کے ہر مقامی مقتدروں کو یہ فرض ہوگا کہ لسانی اقلیتوں کے بچوں کو ابتدائی تعلیم ان کی مادری زبان میں دینے کا انتظام کرے۔ تو آرٹیکل 350A میں بتایا کہ ابتدائی تعلیم کے لیے مادری زبان کا انتظام کرنا ہے اور ہر ریاست کے ہر باشندے کے لیے کا یہ فرض ہے کہ وہ لسانی اقلیتوں کے بچوں کو ابتدائی تعلیم ان کی مادری زبان میں دینے کا انتظام کرے۔ تو یہ آرٹیکل 350 میں کہا گیا ہے۔ آرٹیکل 350B کے تحت اقلیتی طبقوں کی تعلیم کے لیے ایک اعلیٰ افسر کا تقرر صدر جمہوریہ کے ذریعے کیا گیا ہے جو ملک میں اقلیتی طبقوں کی ابتدائی تعلیم کا جائزہ لیتا ہے۔ آگے ہے ابتدائی تعلیم کے سلسلے میں صوبائی وزرائے تعلیم کے 1949 کے اجلاس میں یہ منظوری دی گئی کہ مادری زبان کے ذریعے ابتدائی اور ثانوی معیار پر تعلیم دی جائے۔ اسے مرکزی تعلیمی صلاح کار بورڈ اور بھارت سرکار نے بھی تسلیم کیا۔ اس کے بعد ان بنیادی حقوق کو آرٹیکل 29 اور 30 راجیہ بھاشا آرٹیکل 347 اور 350 میں شامل کر لیا گیا۔ 1959 میں دکنی شیتریہ پریشد، 1961 میں بھارت تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے اجلاس میں اقلیتوں کی تعلیم پر زور دیا گیا اور بھارت میں بھاشاگت اقلیتوں کے آیوکت کا تقرر کیا گیا، جس
उपायुक्त का तकर्रुर किया गया, जिसके सभी रियासतों से अक़लियती तबक़ों की तालीम का जायज़ा लिया गया। नई तालीमी पॉलिसी। अब ये है नई तालीमी पॉलिसी। ये पॉलिसी की बात चल रही है यहाँ पे। वज़ारती तरक्की इंसानी वसाइल ने अक़लियतों के लिए एक्शन प्लान बनाया। इसके बाब 14 में अक़लियतों की इब्तिदाई तालीम को बड़ी अहमियत दी है और नई तालीमी पॉलिसी 1986 के मुताबिक ही अक़लियती तबक़ों को इनकी मादरी ज़ुबान में तालीम देने की सहूलियत हासिल है। लिहाजा उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, संस्कृत वग़ैरह ज़ुबानों की तालीम का इंतज़ाम किया गया। ज़ुबानें पहली से 5वीं जमात तक मीडियम की हैसियत से पढ़ाने की सहूलियत है। दर्जा 6 से दर्जा 10 तक तीसरी ज़ुबान की हैसियत से पढ़ाई जाती है। अक़लियती तबक़ों को दिए गए तहफ़्फ़ुज़ को अमली जामा पहनाने के लिए सूबों में आइन की धारा 350A के तहत अक़लियतों को दिए गए तहफ़्फ़ुज़ को रूबे अमल लाने के लिए हिदायत जारी की गई, जिसमें उर्दू के अब ये है गुजराल कमेटी यानी इंद्र कुमार गुजराल इनका कमेटी की सिफारिश पर ही सह लिसानी फार्मूला के तहत कायम रखने का फ़ैसला किया गया। तो सह लिसानी फार्मूले की सिफारिश की गई थी इंद्र कुमार गुजराल कमेटी के तहत ये सिफारिश की गई थी, जिसका खुलासा इस तरह है। पार्लिमानी वज़राए कमेटी 2 की धारा 98 यहाँ पे तारीख दी हुई है 23/3/1993 और एजेंडा 213 गुजराल समिति की सिफारिशों पर खुसूसी सह लिसानी फार्मूला और उर्दू अक़लियती ज़ुबान के मीडियम प्राइमरी स्कूलों में उर्दू मीडियम सेक्शन खोलने से मुतालिक सिफारिश पर सूबाई मौक़िफ़ के मुतालिक उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए गुजराल समिति के ज़रिए की गई सिफारिशों के सिलसिले में प्राइमरी एजुकेशन में 10:40 का रेशो है, यहाँ पे दिया हुआ है 10:40 और सेकेंडरी एजुकेशन में 15:60 के फार्मूले को बनाए रखने और हाल में राइज सह लिसानी फार्मूले को बरकरार रखने का फ़ैसला लिया गया। तो अब ये रेशो किस तरह से है ये इसे देखेंगे आगे। इसके मुताबिक प्राइमरी एजुकेशन में उर्दू ज़ुबान शुरू करने के लिए उर्दू ज़ुबान को प्राइमरी लेवल पर शुरू करने के लिए हमें कम से कम 10 तालिब इल्म या पूरे स्कूल में 40 तलबा व तालिबात का होना ज़रूरी है। तो यही है 10:40। तो अगर हम प्राइमरी लेवल पर उर्दू ज़बान को शुरू कर रहे हैं तो क्लास में कम से कम 10 तालिब इल्म का होना ज़रूरी है, या पूरे स्कूल में हमें 40 तलबा व तालिबात का होना ज़रूरी है। इसी तरह अलहदा मज़मून या तीसरी ज़ुबान या इख्तियारी मज़मून के लिए और सेकेंडरी म्यार 15:60 का फार्मूला राइज होगा। इसके मुताबिक अगर आखिरी 4 दर्जात जिनमें तालीम दी जाती हैं कम से कम स्कूल में 60 तलबा और तालिबात और हर एक क्लास में 15 तालिब इल्म का होना ज़रूरी है, यही फार्मूला लगेगा। तो प्राइमरी और मिड में उर्दू मज़मून खोलने का इख्तियार। अब ये उर्दू मज़मून खोलने का इख्तियार किसे दिया गया है? मुताल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट EO को दिया गया है। सेकेंडरी म्यार पर दर्जा 9 ta 10 उर्दू मज़मून खोलने की इजाज़त
डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन से जारी होगी। दर्जा 11 तब 12 में उर्दू मजमून खोलने का इख्तियार दिया गया है सूबाई हुकूमत को। मुतल्लिका अफसर के ज़रिए आला अफसर को भेजना ज़रूरी है। ज़िले पर अक़लियती ज़ुबान की मालूमात का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट भारत की भाषाजात अल्पसंख्यक के आयुक्त को भेजी जाती हैं, फिर आयुक्त के ज़रिए पार्लियामेंट में पेश की जाती हैं। इसके बाद इस रिपोर्ट को सदर जमहूरिया को भेजा जाता है। अक़लियती तबक़ों की तालीम से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात का रिकॉर्ड और मुहकमा तालीमात के अहकामात का जवाब बग़ैर देर किए जल्द से जल्द देना भी ज़रूरी है। इस काम के लिए एजुकेशन ऑफिस के किसी सीनियर ऑफिसर को लगाया जाए। ये एक सेल कायम किया जाए। सेल के ऑफिसर और क्लर्क के नाम डायरेक्टेड को लाजमी तौर पर भिजवाएं। अगर किसी भी तरह के अहकामात की अमल में कोताही बरती जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी निजी तौर पर मुतल्लिका एजुकेशन ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको लगे कि किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो तो शेयर ज़रूर कर लिया करें। इंशाल्लाह इसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि CTET में इस तरह के बहुत सारी मादरी ज़ुबान के ताल्लुक़ से क्वेश्चंस बन